गर्मी कितनी है, बैठ जाओ। सलोनी दरवाजा। थैंक यू मैम। ओके, सो फार मेरे पास 10 रिस्पॉन्सेज आए हैं। ओके, मेरे पास आया है पलक का, अनमोल का, हितेश का, सानिया का, सक्षम, अमन, सलोनी, रुद्रा, इशितन, हर्षप्रीत। किसका रह गया है भाई? एक बार एटलीस्ट बता दो किसका रह गया है। गूगल फॉर्म टेस्ट देना। ये सबने दे दिया? अंकिता, अंकिता आपने नहीं दिया ना अभी तक? माउस भी नहीं है यहाँ। अभी जो है ना, अभी दे दे यार। अच्छा, और किसने नहीं दिया यार? माउस नीचे नहीं हो रहा, तुम बता दो। और तो सबने दे दिया ना? ठीक है, सबने दे दिया। और बाकी ओके, किसके कितने नंबर आए? नंबर बताऊं? ऊपर लिखे आते हैं। ओ माय, ओके, एक बार सभी सानिया से शुरू करते हैं। सानिया, आपका कौन सा रॉन्ग था बेटा? 14। चलो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन 5 to 10 मिनट्स लगाते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा रहता है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एग्जामिन किया एक अननोन सेल, ठीक है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, राइबोसोम है, सर्कुलर डीएनए है और कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। इसका हमें आंसर पता है, प्रोकैरियोटिक सेल है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेल एक्स को, ओके, सेल एक्स को आपने प्लेस किया डिस्टिल वाटर में और सेल वाई को आपने प्लेस किया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में। दो ये हम लोगों को ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो टॉपिक है उसमें हमें थोड़ा सा डिस्कस करना भी है कि हमें पता है 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगर हमने इस तरह से बात करी कि ये 3 बीकर रखे हमने यहाँ पर, ठीक है, इसमें हमने कोई भी सेल रख लिया, लेट्स से आरबीसी रख लिया तीनों में, आरबीसी है ये, ठीक है। अब आरबीसी में यहाँ पर अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर आपने प्योर वाटर लिया है या फिर डिस्टिल वाटर लिया है, प्योर वाटर, डिस्टिल वाटर कह लो, या फिर यहाँ पे डाइल्यूट लिया है कोई भी वाटर, इसमें बेसिकली प्योर वाटर जो होगा, क्या हो गया? कोई नहीं, मेरे से ले ले, मेरे को पता नंबर, रुक जाओ। तो यहाँ यहाँ पर लिखूं, तो यहाँ पर ना सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या होगी? लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है इसके अंदर, पानी या जो एनवायरनमेंट है उसमें लो सॉल्ट कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर से सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पे पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। हमें पता है वाटर क्या, ओके, तो वाटर जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ अक्रॉस जो है वो मूव करता है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। तो पानी, बहुत सारा पानी जो है आपका कहाँ जाएगा? अब ये पानी बाहर से अंदर जाएगा सेल के, और सेल फाइनली क्या हो जाएगा? अगर ये जाता रहेगा तो सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा ना, फूल जाएगा, स्वेल हो जाएगा, फाइनली बर्स्ट हो जाएगा। दूसरा जो टाइप का सोल्यूशन होता है वो सोल्यूशन विथ सेम कंसंट्रेशन एज आरबीसी। इसमें ना जो आरबीसी का साइज है वो सेम रहेगा। इसका मतलब क्या ये होगा अमन की पानी ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा, ऐसा होता है क्या अमन? अमन, पानी का मूवमेंट कैसे रहेगा इसमें, वाटर का मूवमेंट? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा क्या होता है ना इसमें कि हमने बोला, अमन माइक बंद करना प्लीज। हाँ, मैंने ये बोला कि वाटर का कंसंट्रेशन जो है, वाटर या सॉल्ट का कंसंट्रेशन सेम है आरबीसी की तरह,
तो इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रही है, मूवमेंट तो हो रही है, पानी अंदर भी जा रहा है, पानी बाहर भी जा रहा है, लेकिन जो नेट मूवमेंट होती है ना इसके अंदर, वो क्या होगी आपकी, जीरो। तो नेट मूवमेंट जीरो होगी, तो फाइनली जो आरबीसी का साइज है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तीसरा वाला कंडीशन है, इसमें हमने ये जो आपका एनवायरनमेंट है, ये जो लिक्विड है, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है। हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ कि बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कम है, मतलब आरबीसी में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल से किस में आएगा पानी, बाहर की तरफ आएगा, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, सेल का क्या हाल होगा सलोनी, आरबीसी श्रिंक, है ना, यहाँ पे आरबीसी जो है श्रिंक हो जाएगी, यहाँ पे वो स्वेल हो गई। तो यही आपका क्वेश्चन था, जो आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्वेश्चन यही था कि एक सेल है, उसको आपने, एक सेल जिसको आपने डिस्टिल वाटर में रखा, डिस्टिल वाटर का मतलब ना ये नहीं होता कि सेम कॉन्सेंट्रेशन है, डिस्टिल वाटर का मतलब हुआ कि उसके अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, और आपने सेल वाई को रखा, ये वाला केस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट में, तो आपको बताना है कि क्या होगा। ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या है, सी, कि पानी जो है एक्स में अंदर जाएगा और जो वाई है उससे बाहर निकलेगा। सो सेकंड का आंसर आपका बी है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम, हाँ सॉरी सी, मैंने गलती से वो बोल दिया, सी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, एक मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को मूव करना, फ्रीली मूव करने में वो अलाउ करती है, बट प्रिवेंट सोडियम आयंस फ्रॉम क्रॉसिंग विदाउट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। वो कहती है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो आराम से, मेम्ब्रेन की हमको पढ़ना ही है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तो आराम से आ जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी सोडियम आयन को आना है तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की उसको हेल्प चाहिए होगी। तो ये मेम्ब्रेन क्या है, ऑफ कोर्स ये क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, की वो कुछ को तो आने दे रही है, कुछ को बिना किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के आने नहीं दे रही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, लिवर सेल जो है सिंथेसाइज करता है डाइजेस्टिव एंजाइम दैट विल बी सिक्रेटेड इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, कौन सा ऑर्गेनल है जो रिस्पॉन्सिबल है मॉडिफाई और पैकेजिंग के लिए, गोल्गी, गोल्गी अपैरेटस जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेटमेंट एक्सप्लेन करती है, फिफ्थ क्वेश्चन पे हैं हम लोग, कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं कार्डियक मसल सेल्स में, क्योंकि कार्डियक मसल सेल्स जो होते हैं उनको कॉन्टिन्यूस एटीपी की जरूरत होती है, इसीलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होते हैं। ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है कि कार्डियक मसल में बहुत ज्यादा डीएनए होता है, नो, कार्डियक मसल फोटोसिंथेसिस ये तो ऑप्शन बनता भी नहीं है, या कार्डियक मसल जो है एंटीबॉडीज बनाते हैं, कोई इसका लॉजिक नहीं है। इसका आंसर बी है, कार्डियक मसल को एटीपी चाहिए होता है कॉन्टिन्यू। एक बैक्टीरियल सेल एक ह्यूमन लिवर सेल, दोनों में ही राइबोसोम है, इसका क्या मतलब है, दोनों जहां भी राइबोसोम हो, कहीं भी हो, वहां पे क्या बनता है, प्रोटीन। सो इसका आंसर सिर्फ आपका बी है कि दोनों में ही आपके प्रोटीन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिसर्चर ने ब्लॉक किया एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी नहीं बन रहा है एक लिविंग सेल में, तो कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस वहां पे अफेक्ट होगा। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी की जरूरत नहीं होती है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें एटीपी की जरूरत होती है। तो इसका आंसर है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन और ऑस्मोसिस जो है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, क्योंकि इसमें एटीपी नहीं लगता, अलोंग विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये मूव करते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहती है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। सो यहाँ पे डिफ्यूजन मतलब वही ऑक्सीजन का, ऑस्मोसिस पानी का, फैसिलिटेड डिफ्यूजन हम लोग आज पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो मैं तब बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका, जो आप कह रहे थे कि कुछ ये गलत है क्या किसी का 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एक साइंटिस्ट ने स्टेन किए क्रोमोसोम डिवाइडिंग सेल में, कौन सी में वो अलोंग द इक्वेटर लगते हैं, हमें पता है मेटाफेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई सेल्स आर जनरली माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि स्मॉल, ओके यहाँ पर आ जाता है ना ये वाला, हम
अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज देखे होंगे ना, शायद 2022 या 23 के एक बार आया हुआ है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम पे क्वेश्चन। अगर आप पीवाई देखोगे तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे डाला है, आया हुआ है, एक ही बार आया था 22-23। आज मैं दिखा दूंगी कहोगे तो। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम पे क्वेश्चन आया है, इसलिए हम लोग ये याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे प्लीज एक बार आप सभी, ये स्मॉल सेल्स जो होते हैं ना, आप हमें लगेगा इधर देखेंगे बोर्ड पर कि स्मॉल सेल्स जो होते हैं उनका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, जबकि लार्ज सेल का लो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है। ये याद रखना है आपको कि स्मॉल सेल्स का हाई एसवी रेशियो होता है। कई बार ना वहां पे पूरा ना लिख के एसवी रेशियो लिखा आएगा, एसवी इस तरह से या ऐसे लिखा होगा, बात एक ही है कि जो स्मॉल सेल्स है उनका हाई एसवी रेशियो होता है, लार्ज सेल का एसवी रेशियो कम होता है। लार्ज सेल का इसलिए एसवी रेशियो थोड़ा कम भी होता है क्योंकि जब सेल ग्रो करते हैं ना, उनका वॉल्यूम ज्यादा जल्दी बढ़ता है एज कम्पेयर टू उनके सरफेस एरिया में। हाँ मैं बता तो रही हूँ, 22-23 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। सरफेस एरिया क्या क्वेश्चन है, अब खोल ही लिया तो। इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे भेजिए जरा, मुझको भेज दो, मैं एक बार क्लास में डिस्कस कर लेती हूँ सबके साथ। क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसे टॉपिक रह गए थे ना जब हम ये कर रहे थे कैम्ब्रिज से, तो उसमें ना कुछ कुछ टॉपिक्स थे नहीं, दैट इज वाई ये लिया मैंने कि लास्ट ईयर के पेपर में से क्वेश्चंस देख के उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पेपर बनाया आपका। और एक और 10-15 क्वेश्चंस और बनाए हैं मैंने, वो भेज दूंगी मैं घर जाके, ऐसे एक और गूगल फॉर्म। मैं ना आप लोगों को एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ ग्रुप में, प्लीज ओपन दैट ग्रुप से फोटो। हाँ देखिए, तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, which of the following statement accurately describes the surface area to volume ratio and cell growth? The surface, वही अरे जो हमने पढ़ा कि जैसे जैसे सेल ग्रो होता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, यही आंसर है बस इसमें। तो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो डिक्रीजेस एज द सेल्स ग्रोज लार्जर, यही आंसर बन रहा है, और रिमेन्स कांस्टेंट नहीं रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा, रैंडमली नहीं होगा, अनरिलेटेड नहीं होगा। 27 का आंसर ए है। क्या सभी ने देखा वो क्वेश्चन जो 2023 में आया हुआ है आईमेट में? है ना? सो ये आपको याद रखना है, ये वाली चीज, दो चीजें इसमें आप याद रखेंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, बट क्या है ना कि आपको एटलीस्ट बस टॉपिक पढ़ा हुआ होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं आता टॉपिक से। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप आंसर कर सकते हो। एक बात बताओ, तुम लोग के ये सारे ये वाला क्वेश्चन सही कैसे हो गया फिर? हमने तो पढ़ा भी नहीं था। तो यहाँ पे लिख दिया था इसलिए, तो देख लो तुम लोगों ने चीटिंग तो नहीं की किसी ने। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ओके, सो स्मॉल सेल्स का हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो होता है, लार्ज सेल का लो होता है। सही है ये भी। ठीक है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन कि माइक्रोस्कोपिक क्यों होते हैं? क्योंकि स्मॉल सेल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो अलाउ करता है एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो ये हाँ ये भी है 9th का, सो 9th का बी आंसर है। नेक्स्ट बहुत इजी है कि एक स्टूडेंट ने कंपेयर किया आर ई आर और एस ई आर को, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? दोनों में राइबोसोम होते हैं? नहीं। आर ई आर सिंथेसाइज करता है प्रोटीन और एस ई आर सिंथेसाइज करता है लिपिड्स, तो यही आंसर करेक्ट हो गया। एस ई आर पैकेजिंग का काम तो कोई करता ही नहीं है, और आर ई आर सिर्फ प्लांट सेल में मिलता है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11th क्वेश्चन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट ने क्या किए, सेम टू सेम आइडेंटिकल एनिमल सेल्स को रखा इनटू अ सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे प्रेजेंट भी तो कर सकती हूँ, तुम लोग के नंबर भी आ जाएंगे वैसे।
देख लो भाई इधर बच्चों, यार क्या है यार, नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा तो फिर छोड़ो, वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। साइंटिस्ट ने प्लेस किया आइडेंटिकल एनिमल सेल्स को सोल्यूशन में जिसमें ग्लूकोज था। इनिशियली ग्लूकोज जो है एंटर करता है बहुत जल्दी जल्दी सेल में, बट आफ्टर एडिंग अ स्पेसिफिक इनहिबिटर ग्लूकोज जो है ना उसका एंटर करना मतलब अपटेक जो है कम हो गया, जबकि ऑक्सीजन अपटेक जो है सेम चल रहा था। तो आपको इससे क्या पता लगता है कि ग्लूकोज जो है वो एंटर कर रहा था फैसिलिटी 11 सबका सही है क्या, बट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज दोनों एंटर करे थ्रू सेम कैरियर प्रोटीन, ये तो नहीं है। द इनहिबिटर ब्लॉक्स ऑल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ये नहीं हो सकता क्योंकि सारे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन को ओटीपी चाहिए जबकि ग्लूकोज को नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि भाई ऐसा थोड़ी ना कहीं भी वो मेंशन ही नहीं है, और वैसे भी ऑक्सीजन को नहीं चाहिए होती। ग्लूकोज जो है एंटर कर रहा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, और ऑक्सीजन जो है डायरेक्टली डिफ्यूज हो रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे मैंने अभी बोला हम लोग आज ही डिस्कस करेंगे। 12th पे आते हैं माइक्रोस्कोपी ऑब्जर्वेशन। एक स्टूडेंट ने 2 सेल देखे अलग अलग। पहला है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी एपेरेटस है, वो यूकैरियोटिक है ऑफ कोर्स। राइबोसोम सर्कुलर डीएनए लेकिन नो मेम्ब्रेन बाउंड, तो वो प्रोकैरियोटिक है, तो बी आंसर है। 13th सिक्रेटरी पाथवे, रिसर्चर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड पेनक्रियाटिक सेल इस तरह से कि अब गोल्गी एपेरेटस काम नहीं करेगा, तो कौन सा प्रोसेस जो है मोस्ट डायरेक्टली अफेक्ट होगा। गोल्गी का काम क्या होता है, पैकेजिंग का। 13th का बी है, ठीक है, 13th का बी है, पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। ऑस्मोसिस इन्वेस्टिगेशन, प्लांट सेल जो है 3 उनको अलग अलग सुक्रोज सॉल्यूशन में रखा गया है, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी में आपने उन्हें रखा है, एक बार हाँ ए बी या सी में रखा है। ए में रखने से सेल बहुत ज्यादा टर्जिट हो गया है, बी में विजिबल चेंज नहीं है कोई, सी में प्लाज्मोलाइज्ड हो गया है, ठीक है। तो आपको बताना है हाईएस्ट सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अभी जो हमने देखा था ना यहाँ पे कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ही वो श्रिंक हो जाता है, तो प्लाज्मोलाइज्ड का मतलब वही है कि वो श्रिंक हो गया है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड एक्सचेंज वाला, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको ऊपर वाले ऑप्शन में भी था कि जिसका एसवी रेशियो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई होगा उसमें एफिशिएंटली क्या होगा, एक्सचेंज हो सकता है। तो ए बी सी डी में से किस में सबसे ज्यादा हाई है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ए में आएगा ना अगर देखा जाए तो। मेरी डायमीटर, हाँ बोलो। एफिशिएंटली मतलब बड़े आराम से हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ये है इसका मीनिंग ना यहाँ पे कि नहीं आवाज आ रही, सॉरी बेटा, दोबारा रिपीट करोगे। नहीं ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाता है, थोड़ा हो सकता है कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़े, एनर्जी एटीपी की जरूरत पड़े, इस सब की जरूरत पड़े, इसका मतलब ये नहीं कि हो नहीं पाएगा, हो जाता है आराम से बिना एटीपी के, बिना उसके। किस में होगा, वो छोटे वाले में होगा जिसका सरफेस डायमीटर सबसे कम है, उसमें होगा, इसलिए वो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रिसर्चर ने आइसोलेट किए हैं, अरे लिवर सेल, ठीक है, ऑर्गेनल्स निकाले लिवर सेल में से, एक फ्रैक्शन कंटेन ऑर्गेनल्स विद जिसमें डबल मेम्ब्रेन है, सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम है, तो वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही सर्कुलर डीएनए होता है और राइबोसोम होते हैं। सेल साइकिल ड्रग का है, एक न्यू ड्रग आई है जो प्रिवेंट करती है स्पिंडल फाइबर को क्रोमोसोम से अटैच होने में। कौन सी स्टेज सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी, मेटाफेज, क्योंकि हमने देखा है कि मेटाफेज में ही ना बच्चों, यहाँ पर अगर क्रोमोसोम है तो मेटाफेज में ही तो सबसे पहले वो अटैच होते हैं इस तरह से। तो उन्होंने यही बोला, ये नहीं बोला क्वेश्चन में कि वो सेग्रीगेशन में कहाँ प्रॉब्लम होगी, उन्होंने बोला अफेक्ट सबसे पहले कौन सी स्टेज होगी, तो इसका आंसर मेटाफेज है। 18 है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट ने कल्चर किया सेल्स को लो टेम्परेचर पे, ये हमको आज करना है। जब मैं तुम्हें कह रही थी ना कि हमें ये नहीं पता बस कि टेल हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक ये सब नहीं, हमें थोड़े से फैक्ट्स पता होने चाहिए, ठीक है।
कि एक ग्रुप ने रिसीव किया, कोलेस्ट्रॉल डाल दिया उन्होंने मेम्ब्रेन में, कंपेयर्ड विद अनट्रीटेड सेल्स, कि इन्होंने ना इनमें नॉर्मल मेम्ब्रेन, दी सेल मेंटेन नॉर्मल मेम्ब्रेन फंक्शन, लो टेम्परेचर पे भी जिसमें ज्यादा कोलेस्ट्रॉल था वो हम नॉर्मली काम कर पा रहे हैं। तो इससे क्या निकलता है, इससे निकलेगा कि कोलेस्ट्रॉल सारे डिफ्यूजन को प्रिवेंट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कोलेस्ट्रॉल को एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं। कोलेस्ट्रॉल ने रिप्लेस कर दिया फॉस्फोलिपिड को, नहीं। बी पार्ट की कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है मेंटेन करने में मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ड्यूरिंग टेम्परेचर चेंजेस। ये आपको पता होना चाहिए, आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला। कुछ तो एलिमिनेशन मेथड से भी करते होगे ना तुम लोग। नाइनटीन क्वेश्चन, रिसर्चर मेजर एटीपी प्रोडक्शन दो कल्चर सेल लाइंस में, एक में 100% है और एक में सिर्फ 18% है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दिखाती है कि दूसरा वाला जो वाई है उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे हमें क्या पता लगता है कि एटीपी और न्यूक्लियस में बनते हैं? नो। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ कोर्स, ये तो वेरी इजी डायरेक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोड्यूस करता है एटीपी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक टॉक्सिन सिलेक्टिवली डिस्ट्रॉय करता है लाइसोसोम को, बाकी किसी ऑर्गेनल को अफेक्ट नहीं कर रहा। तो इससे क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन रुक जाएगी, सेल जो है अनेबल टू डाइजेस्ट वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स एफिशिएंटली, एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी। सीज मतलब रुक गई ना, सीज फायर से तुमने सुना है। तो इसका आंसर भी बी है, बहुत इजी है। मैंने ना एक ये पार्ट ए था, पार्ट बी भी मैंने आप लोग के लिए बनाया था। पार्ट बी में ना कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस थे। फिर मैं घर जाके ना आपको आज रात तक या कल मॉर्निंग तक वो भेजती हूँ, सेल चैप्टर का 20 मोर क्वेश्चन, ये 30 क्वेश्चंस का एक पूरा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो नहीं करने हैं। नहीं करो अंकिता, इतना मत करो, मैंने जितना भेजा ना नोट्स में काफी है। आप अगर पीवाईक्यूज पे देखोगे, ऐसे बहुत सारा माइक्रोस्कोप का आया ही नहीं है, एक बार मुश्किल से आया है मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, तो इतना करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से फिर माइक्रोस्कोप आपको, क्योंकि वो कोर्स में उन्होंने मेंशन नहीं किया है। वो तो सेल बायोलॉजी में ना आता है टॉपिक माइक्रोस्कोप, तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग कर लेते हैं, बट इतना सारा करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बेटा। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं आवाज आ रही, सॉरी पलक। हम्म, सेंसरी ऑर्गन्स का पूछ रहे हो क्या? मतलब आएंगे नहीं आएंगे, क्या पूछ रहे हो? मतलब एनिमल फिजियोलॉजी तो है इसमें आपके पूरे ना, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एनिमल फिजियोलॉजी नहीं, ह्यूमन फिजियोलॉजी है बेटा अलग। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में ऐसा बहुत सेंसरी ऑर्गन्स आएंगे नहीं, फिर भी मैं एक बार फिर से देख लूंगी। ऐसा चाहते नहीं है कि आपको ये पूछा जाए कि कॉकरोच में कैसे होता है डिफ्यूजन, किस किस से होता है, रेस्पिरेशन या ब्रीद किससे करता है कॉकरोच? यस, पिक्यूल से करता है ना, तो ये सारी चीजें ऐसे आती नहीं है, नहीं आएगी। नीट में कॉकरोच तो है ही नहीं ना अब, क्यों होगी? हाँ बेकार है वो, इजी है मतलब। चलिए जी शुरू करते हैं सेल मेम्ब्रेन वाला। अगर आप लोगों को किसी को ये देखना हो ना, ये वाला चैप्टर जो भी हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट, तो वो आपका कैम्ब्रिज की बुक का चैप्टर 4 है। किसी को लगता है कि कैम्ब्रिज में हमारा कम है, हम लोग डिटेल में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, डू लेट मी नो। देयर आर टू मोर बुक्स, वन इज पियर्सन एंड अनदर वन इज कैम्पबेल। पियर्सन एंड कैम्पबेल में आपको डिटेल में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप नोट्स खोल के देखेंगे जो मैंने आपको सेल साइकिल के भेजे हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज की बुक में मियोसिस के मेंशन नहीं है नोट्स, मतलब मियोसिस मेंशन नहीं है कैम्ब्रिज में, इसीलिए अगर आप नोट्स देखेंगे ना तो मैंने मियोसिस थोड़ा सा डिटेल में उसमें दिया है, तो वो आप एक बार देख लेंगे। हाँ अमन, अनमोल, यस अनमोल, मैंने भेजे ना ग्रुप पे, आप ग्रुप पर नहीं है? हाँ तो मैं बोल दूंगी दोबारा आपको यहाँ पे बाहर,
कि आपको दोबारा भेज दें या पर्सनल पे भेज दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई नो मैंने आपको ना पहले मना ही किया था, तो मैं भेज दूंगी आपका वो जो प्रोटीन सिंथेसिस वाली यूनिट है जिसमें रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है, उसके भी नोट्स में संडे को भेज दूंगी। एंड 3 यूनिट्स हमने कर ली हैं, उन 3 यूनिट से रिलेटेड 50-50 क्वेश्चंस के गूगल फॉर्म या पीडीएफ, मैं सोच रही हूँ गूगल फॉर्म भेज दूँ ताकि तुम लोग साथ में चेक करके। हाँ ठीक है, गूगल फॉर्म्स भी मैं भेज दूंगी आपको बाय संडे नाइट फॉर श्योर। नहीं यार, मैं इतने सालों से खुद भी पढ़ रही हूँ, आई नो देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, जैसे मूवीज नहीं डाउनलोड करते है ना, क्या बोलते हैं उन मूवीज को? नहीं नहीं, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स ना, ऐसे ही देयर आर मल्टीपल वेबसाइट जहां से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। अरे ऐसा तो क्या होता है, तुम बावले हो। मतलब तुम लोग कभी कॉलेज में जाओगे ना, अगर तुम लोग अगर यहाँ गए या कहीं और भी, जैसे लाइब्रेरी में कई बार बुक्स नहीं अवेलेबल होती, तो हम लोग कॉलेज टाइम से ही ऐसे करते थे कि कहीं से डाउनलोड कर ली, ऐसे थोड़ी वेबसाइट्स होती हैं। क्यों खरीदने हैं, मैं दे तो रही हूँ, मुझसे किसी को पियर्सन कैम्पबेल नहीं मिले, मैं टेक्स्ट मी या टेक्स्ट इन द ग्रुप प्लीज, मैं वहाँ वो भी भेज दूंगी यार आपको, ठीक है, डोंट वरी, उसमें कुछ नहीं है यार। हाँ चलिए बेस, आते हैं हम लोग किस पे, हमारे आज के टॉपिक सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले किस पे आएंगे हम लोग? फॉस्फोलिपिड्स पे। फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं? देखो एक छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना हमारा, जो मैं आपको बता ही रही थी कि हम कर रहे थे। हाँ हाँ, यही तो थे, इस तरह का जो स्ट्रक्चर हो गया फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड में ही तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई एक इसका हेड होता है, एक टेल रीजन होता है, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर, भाई टेल रीजन जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और हेड रीजन क्या होता है इसका? हाइड्रोफिलिक होता है। अगर आप अपनी बुक पढ़ोगे ना, तो अगर पानी में ना जैसे ये एंटर करेंगे, मान लो ये वाटर है, तो वाटर में ना ये इस तरह से एक, आप लोगों ने अगर याद हो 10th क्लास में ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, मिसल फॉर्मेशन, है ना, ऐसे सर्कुलर सा मिसल फॉर्मेशन ये बना लेगा। क्यों इस तरह का स्ट्रक्चर बेसिकली इसलिए बना रहा है कि हेड वाला रीजन हाइड्रोफिलिक है, टेल हाइड्रोफोबिक है, तो उसको पानी से दूर रखने के लिए तो मिसल फॉर्मेशन, ये मिसल फॉर्मेशन करता है। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन में ये बाइलेयर होता है, बाइलेयर मतलब एक दो, दो लेयर्स हमारी प्रेजेंट होती है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की, जो मिलता है मेम्ब्रेन में। स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन पे आते हैं, अगर हम देखें वेरी हाई मैग्निफिकेशन पे ही दिखा था, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, कौन कौन से थे वो दो साइंटिस्ट? सिंगर एंड निकोलसन। आप लोग को ऐसा नाम याद करने की नहीं है जरूरत, नाम नहीं आते हैं या कब किया ये सब नहीं याद करना है, वो सच में कभी भी नहीं आया है, प्लीज चेक। आप मैंने देखे हैं, आप भी चेक करेंगे लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू, जब आप देखेंगे कभी भी वो ये नहीं पूछते हैं ये कि इसका नाम क्या है, किस ईयर में किया, ये सब नहीं आता है इसमें, वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। आपको एप्लीकेशन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आई मेट में, बिल्कुल भी लर्निंग वाले नहीं आते हैं, ठीक है। सो जो ये सिंगर है निकोलसन थे, 1972 में इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी। तो ये मुझसे कैसे पूछ रहा है, इधर आके नमस्ते कर लो, गुड इवनिंग कर लो मैम को, स्टडी बडी हूँ मैं यहाँ पे सबकी। 4:30। हाँ खाते हुए आ रहे हो तुम, ये क्या तरीका है ये क्लास में आने का? उन्होंने दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड और मोजाइक, फ्लूइड ऑफ कोर्स रिलेटेड टू फ्लूइडिटी, एंड मोजाइक क्यों बोला था? मोजाइक अगर आप लोगों ने, इंग्लिश वर्ड है ना ये, पेंटिंग्स भी तो होती हैं जो थोड़ी ऐसी ब्लर सी होती है, डॉट डॉट डॉट। 5-7 नंबर का आता है। 5 आएंगे? जीके आईआर वो तो सबके मिला के आएंगे ना। ये क्लास में यहाँ पे ये क्या कर रही है, क्लास में क्या कर रही है? बायो पढ़ा रही हूँ मैं, तो आईआर का क्वेश्चन पेपर देख रही है। ये आपकी यहाँ पे क्लासेस होंगी, यहाँ पे जो सीनियर, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी क्लासेस होगी आईआर और कौन। कब बोला तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं? मेरी बात,
नहीं नहीं नहीं, मेरी बात हुई है सर से। एक्चुअली मैं बैठी, हम लोग परसों जब मैं लास्ट आई थी आप लोग की क्लास के लिए, तभी मेरी जब भी हमारी शायद सैटरडे हुई थी ना लास्ट क्लास, तो मेरी सर से बात हुई थी, तो हमारी यही बात हुई थी कि आपके आईआर और एलआर के यहाँ पे सीनियर फैकल्टी हैं, वो लेंगे, जो यहाँ पे लेते हैं क्लास वो आपकी लेंगे। मैं एक बार फिर भी बात कर लूंगी आज सर से, क्योंकि केमिस्ट्री वाले सर थोड़ा गए हुए हैं ना बाहर। पढ़ा दो, बाद में बात कर लें, रुक जा यार, ऐसे मत कर, पढ़ाने दे, बट आपकी हो जाएगी। ओके, फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। फ्लूइड का मतलब होता है कि फॉस्फोलिपिड, क्योंकि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। कि ये जो फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स है ना, ये एंट्री करने देते हैं, ठीक है, फ्लूइडिटी मेंटेन करते हैं। ये कह रहे हो कि किसी को आने भी देंगे, किसी को जाने भी देंगे, इसीलिए हम लोग इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। कह सकते हो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो होती है ना, वो एक तरह से ऑलिव ऑयल की तरह है, हेल्दी नहीं है। कि मूवमेंट फ्लूइडिटी में, फ्लूइड, एक बात बताओ, आप इमेजिन कीजिए एक सेल है जो आपका, सेल में ना मूवमेंट अगर हो रही है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी ना अकेले मूव कर रहा है, या न्यूक्लियस थोड़ी ना मूव कर रहा है, ठीक है, मूवमेंट कौन कर रहा है यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो फॉस्फोलिपिड है ना, मूवमेंट भी अगर सेल को एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है, वो मूवमेंट कौन कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन मूव कर रही है। तो मूवमेंट बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के अंदर खुद हो रही है, इसके अंदर मैं ये बोल रही हूँ। फ्लूइडिटी का मतलब ये भी है कि वो एंट्री करने भी देते हैं और खुद भी वो मूव कर रहे हैं, कि खुद भी वो मूव कर सकते हैं। जब अगर आप पढ़ोगे, मैं नोट्स भेजूंगी, उसमें भी लिखा होगा कि ये खुद मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं तभी तो सेल मूव कर पा रहा है। बाकी के ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर का सामान है, वो तो एक तरफ बस ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। हम लोगों ने क्या ये पढ़ा है कि किसकी वजह, मारूंगी, पढ़ा है, हम लोगों ने क्या ये पढ़ा है कि किसकी वजह से, अब जैसे याद है हम लोग तभी मैंने आपको बोला था कि जैसे अब मान लो सलोनी से भाग रही है, तो सलोनी का पेट जो है, स्टमक, क्या ऊपर नीचे होता है भागते हुए, नहीं, क्यों, क्योंकि मीजोडम जो होते हैं, मीजोडम से जो बनती है ना लेयर, वो उसका काम ही यही होता है कि हर ऑर्गन को उस जगह फिक्स रखना। इसी तरह सेल के अंदर वो कौन होते हैं जो हर एक ऑर्गेनल को उसको उसकी जगह पे रखते हैं, कौन होते हैं बताओ। जब हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया नहीं था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, उनका काम यही होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, कि एक जगह पे रखना। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने मुझसे बोला था ना कि मैम 9+2 9 ये क्या होता है, ये आपके किसी भी क्वेश्चन में आया नहीं है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि लास्ट, क्योंकि मुझे पता तुमको याद तो रहेगा ही नहीं 100%, है ना। इशिता बताइए, सीलिया में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं प्रेजेंट, नाइन, कैसे नाइन, तो एक्चुअली में अगर आपको याद हो, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी डबलेट्स ऑफ 9, इस तरह से हमने पढ़ा नहीं था कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल्स दो होते हैं, पलक, मैंने डबलेट्स बोला था, ट्रिपलेट सेंट्रियोल में बोला था मैंने, एक, हाँ, डबलेट्स भी बोला था और एक जगह ट्रिपलेट्स था सेंट्रियोल में, याद है, ठीक है, ट्रिपलेट्स ऑफ 9। मेरा क्वेश्चन बोलो, हाँ, पलक मुझे एक बात बताओ, माइक्रोट्यूब्यूल किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन का नाम बताना, कौन से, अरे कौन से टिबुलिन, अल्फा एंड बीटा, है ना, दो याद है डाइमर हमने पढ़ा था, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन वो डाइमर बनाता है। तो आपके में अगर आपने बुक में भी पढ़ा हो ना, अच्छा, उसके बाद तो मुझे लगता है सब बता दो तुम्हें, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल याद है आप लोगों को, मैंने आपको कैसे बताया था, आपको ऐसे याद रखना है, अगर नहीं भी याद, क्योंकि मैं ये दोबारा टॉपिक बीच में इसीलिए करवा रही हूँ, बच्चे भूल जाते हैं। सेंट्रोसोम आप ये मान लीजिए ये घर है, और उसके अंदर दो मेंबर रहते हैं और उन मेंबर्स का नाम है सेंट्रियोल, आप ऐसे याद रखेंगे, ये क्या है, सेंट्रोसोम घर, और इसके अंदर दो मेंबर रहते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स।
आप ऐसे याद रखेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो आपकी बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा था कि सेंट्रोसोम तो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं बट सेंट्रियोल्स नहीं करते हैं। सेंट्रियोल का फंक्शन ऐसा हमें नहीं पता है, बट वहीं पर एक और लाइन लिखी है कि जो सीलिया और फ्लेजिला होते हैं उनकी जो बेसल बॉडी होती है वहां पर क्या मिलता है, सेंट्रियोल मिलते हैं वहां पर। सीलिया एंड फ्लेजिला की बेसल बॉडी में सेंट्रियोल्स मिलते हैं, वहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाने का काम ये करते हैं। बट एनिमल सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल प्रेजेंट होते नहीं है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल का फंक्शन हमको नहीं पता है, सेंट्रोसोम का फंक्शन हमको पता है, वो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, जो अटैच हो जाते हैं कहाँ पे, आपके काइनेटोकोर जो क्रोमोसोम होता है वहां पे वो अटैच हो जाते हैं। समझ आ रहा है तुम लोग को? याद था ये? किसी को याद था तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी था तो आपको समझना है। हाँ, तो मैं वापस आती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो ट्रिपलेट्स ऑफ 9 होते हैं, कि इस तरह से 9 इस तरह से होंगे ना, कि ट्रिपलेट्स की फॉर्म में 9 होंगे प्रेजेंट, 1 2 3 4, और सेंटर में कुछ भी नहीं होता है इसके, इसीलिए यहाँ पे कौन सी होती है, 9+0 अरेंजमेंट। जो आप लोग कह रहे थे ना सीलिया एंड फ्लेजिला में जो प्रेजेंट होती है 9+2 कह रहे थे, उसमें क्या होता है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना वो ऐसे डबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, 4 5 6 7 8 9, और बीच में 2 अकेले प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए इसे 9+2 अरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि 9 डबलेट्स की फॉर्म में है और 2 बीच में होते हैं। तुमको पता नहीं, ये लड़का लग रहा है ना ऐसे थोड़ा सा, ये लिंकर होता है, ये आपस में जो इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे आपका रेडियल, ये रेडियल स्पोक्स होते हैं। लग रहा है क्या थोड़ा थोड़ा, जो भी है, एक्सोनिम, यस, इसी यही जो कोर है इसे ही एक्सोनिम बोलते हैं, जिसमें 9+2 होती है। आपको जो बस एक चीज याद रखनी है कि चाहे हम सीलिया की बात करें या फ्लैजेला की बात करें, कि अगर ये एक पैरामीशियम है, ठीक है, यहाँ पे सीलिया है ना, तो ये जो सीलिया होता है ना ये कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हर जगह पूरा, ये आपको बस थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। मेन जो आपके कोर्स में है वो सेंट्रियोल्स है, कि सेंट्रियोल्स ट्रिपलेट्स ऑफ 9 बने होते हैं, सेंटर में कोई नहीं होता है। सेंट्रियोल्स माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल पे आते हैं। फ्लूइड का मतलब तो देखो क्या हो गया, फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, एक तो वो मूव करते हैं, ऑलिव ऑयल है ना, जैसे ऑलिव ऑयल ऐसे पूरा लिक्विड भी नहीं है पूरा सॉलिड भी नहीं है, तो काइंड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड है ना उस तरह से धीरे धीरे ऐसे मूव करता है, मूव प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है, हमारा सेल भी थोड़ा बहुत तो ऐसा है ना मूवमेंट दिखाता है। उसमें अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन किस तरह से है, जैसे कि मगारो पानी में आइसबर्ग होता है, कि वो ऐसे उसके साथ पानी मूव कर रहा है तो वो आइसबर्ग भी थोड़ा बहुत मूव कर लेगा, या जैसे है थोड़ा थोड़ा बहुत, वैसे ही होता है प्रोटीन भी, उसी तरह का आपका प्रोटीन जो है वो होता है, ठीक है। मोजाइक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इनको मेम्ब्रेन को अबव से तो मोजाइक पैटर्न मिलता है, मोजाइक पैटर्न जो इस तरह का, अगर आपने देखा है कि डॉट 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 वाला पैटर्न जो होता है मोजाइक, तो बेसिकली ऊपर से अगर आप देखोगे तो मोजाइक पैटर्न मिलता है, इसीलिए बोलते हैं। सलोनी क्या सोच रही है बेटा? of fluid mosaic model. फीचर्स ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसके क्या फीचर है? सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि वो बाइलेयर होती है, बाइलेयर किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट है, 2 लेयर्स होती हैं। क्या बेटा?
वही तो हम कर रहे हैं। ये क्या है टॉपिक? ये सारा सेल मेम्ब्रेन ही तो चल रहा है जब से। हाँ, तो सेल मेम्ब्रेन ही तो है ये बेटा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के डिटेल नोट्स मैंने नहीं भेजे हैं आपको, शॉर्ट में ही भेजे हैं, उसके मुझे अलग से भेजने हैं, ठीक है, जिसमें डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट जो आए हुए हैं थोड़े से लास्ट ईयर, वो वाले मुझे डिस्कस करने, तो आई एम गोइंग टू शेयर दैट विद यू। इसमें जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, नॉन पोलर होता है, ये आपको याद रखना है। ये पोलर हेड है हाइड्रोफिलिक, ये नॉन पोलर टेल होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक रीजन होता है टेल रीजन। ये क्यों होता है? क्योंकि ना यहाँ पे कुछ जो आप टेल देखोगे ना, कुछ फॉस्फोलिपिड की जो टेल होती है, कुछ सेचुरेटेड होती है और कुछ अनसेचुरेटेड होती है। जितनी ज्यादा ये लिखेंगे सभी, द मोर अनसेचुरेटेड देयर टेल आर, मोर फ्लूइडिटी। जितनी ज्यादा अनसेचुरेटेड टेल होगी, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे, उतनी ज्यादा जो है फ्लूइडिटी होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जितनी ज्यादा अनसेचुरेटेड टेल होगी उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो अनसेचुरेटेड, ऐसा क्यों होता है कि मैं बोल रही हूँ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होंगे, कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा है तो ज्यादा फ्लूइडिटी क्यों होगी? क्योंकि जितने ज्यादा वो अनसेचुरेटेड होंगे ना, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड बहुत इजीली ऐसे मूव कर जाता है, बेंड कर जाते हैं। तो अगर बेंड आराम से कर जाएंगे तो आने जाने बहुत आराम से देंगे वो किसी को भी। तो बेंड इजीली हो जाते हैं, लिख सकते हो मोर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मोर फ्लूइडिटी, बिकॉज दे बेंड इजीली। कि वो ज्यादा अच्छे से बेंड कर सकते हैं। अगर बेंड कर रहे हैं अच्छे से तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी उसकी। फ्लूइडिटी जो होती है किससे और किससे अफेक्ट करती है? टेल से। अगर लंबी टेल होगी इसकी, द लॉन्गर द टेल, द लॉन्गर द टेल ऑफ द फॉस्फोलिपिड, लेस फ्लूइडिटी। ये प्लीज नोट करेंगे आप लोग कि अगर लंबी जितनी टेल होगी फ्लूइडिटी उतनी कम होगी, या लेस फ्लूइड द मेम्ब्रेन। टेम्परेचर, थर्ड पॉइंट लिखेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड। टेम्परेचर लिखेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड, कि टेम्परेचर अगर कम होगा तो फ्लूइडिटी क्या होगी? वो भी कम होगी। वो तो ऑफ कोर्स है कि टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या है? सर्दी होगी ना। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस, लेस फ्लूइड। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं सलोनी? मेम्ब्रेन की। मेम्ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड हो जाएगी। कई बार क्या होता है ना, अगर हम ये कहें कि कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ईस्ट हो गए, वो अपने सेल के अंदर का टेम्परेचर ऑफ कोर्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उनकी सेल मेम्ब्रेन में ना, बिकॉज फ्लूइडिटी को बनाए रखने के लिए वो अपनी सेल मेम्ब्रेन में क्या वो कर देंगे, फैटी एसिड एक्स्ट्रा कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे फैटी एसिड का अमाउंट, जिससे कि फ्लूइडिटी उनकी सेल में बनी रहे, ठीक है। इसके अलावा दो तरह के, अगर आप स्ट्रक्चर देखो, इस तरह का मैं स्ट्रक्चर बनाऊं आपका, वेजिटेरियन, क्या वो, नहीं नहीं नहीं, कभी कभी, हाँ, ओके। तो बेसिकली सेल, और कुछ मेरी डाइटरी हैबिट्स के बारे में आपको कुछ और जानना हो? आई थिंक मैं, जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि जो बचपन में बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूध पी लेते हैं,
बड़े होके आप नहीं पी पाते उतना दूध, सब लोग, अब कोई कहेगा मैं तो इतना पी लेता हूँ या पी लेती हूँ, बट नॉर्मली हम नहीं पी पाते हैं। कहते हैं कि तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, थोड़े थोड़े से लैक्टोज इनटॉलरेंट, नॉट एग्जैक्टली द करेक्ट वर्ड, बट इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हम लोग लैक्टोज। हाँ मतलब अब डाइजेस्ट कर, सच में ये ऐसा नहीं है कि हम लोग का मन ही नहीं कर रहा, मम्मी बोलते हैं ना कि अरे तुम नखरे हैं, बट एक्चुअली में बॉडी इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाती है लैक्टोज पहले जितना कर पाती थी। बेटा बॉडी नहीं कर पाती है, नकली वाली बात नहीं है, बट वैसे मैं बता रही हूँ। आई डोंट लाइक सोच के भी कि गाय से निकल के दूध, छोड़ो। जी जी जी, रुक जा, तुम पढ़ ले। सो प्रोटीन्स जो होते हैं मेम्ब्रेन में दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक या इंटीग्रल, और जो दूसरे होते हैं वो एक्सट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक हमको इतना पढ़ना नहीं है। इंटीग्रल प्रोटीन वो होते हैं जो या तो हो सकता है सिर्फ इनर लेयर पे मिले जैसे कि ये वाला, या सिर्फ आउटर लेयर पे मिले, या पूरा ही आपको मिले, ये पूरी लेयर पे मिल रहा है जैसे कि ये वाला प्रोटीन है जिसको हम बोल सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये सारे हो सकता है इनर लेयर पे हो सकता है सिर्फ आउटर लेयर पे हो सकता है पूरा का पूरा पूरी मेम्ब्रेन पे हो, वो आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है। ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन में ना आपको बस ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि जो हाइड्रोफोबिक रीजन होगा ना, इसमें हाइड्रोफोबिक रीजन में अल्फा हेलिकल चेन्स मिलती हैं आपको। क्योंकि प्रोटीन्स तो बनते अमीनो एसिड के ही है ना, हम लोगों ने सुना ही है अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर नॉर्मली अमीनो एसिड का होता है लॉन्ग चेन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है अल्फा हेलिकल एंड बीटा प्लेटेड, तो वही है ये। ठीक है, ज्यादा तुमको बहुत ज्यादा मत करो। कुछ जो होते हैं ना इंटरेस्टिंग प्रोटीन, जैसे कि ये वाला देखो, ये वाला अटैच नहीं है, ये सिर्फ ऐसे जैसे समुद्र में आइसबर्ग होता है वैसे मूव कर रहा है। कुछ होते हैं जैसे कि ये ट्रांस मेम्ब्रेन वाला है कि पूरा का पूरा फिक्स्ड है, या हो सकता है ये वाला, ये हो सकता है पूरा फिक्स्ड हो, तो डिपेंड करता है। अलग अलग तरह के इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, कुछ एकदम फिक्स्ड रहेंगे जो मूव नहीं करेंगे, कुछ होते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल जैसे बस अपर लेयर पे है खाली, लोअर लेयर पे है जो मूव करेंगे। ठीक है, एक और होते हैं जिनको हमने बोला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। जो ये बाहर की तरफ है, जो अंदर बिल्कुल भी नहीं है, पूरे बाहर की, नाम से पता लग रहा है ना पेरिफेरल रीजन पे है जो, ये बेसिकली इनर या आउटर सरफेस पे मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है ये आउटर भाई कई बार फॉस्फोलिपिड से अटैच हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि फॉस्फोलिपिड से ये अटैच है, फॉस्फोलिपिड से ये अटैच होते हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होते हैं ना शॉर्ट होते हैं, इनमें ना आपको कई बार कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की चेन यहाँ पे अटैच होती है। सो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन में आपको छोटे छोटे कहीं कहीं ऐसे, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स भी मिलते हैं। सेल मेम्ब्रेन में अभी तक हमने पढ़ा फॉस्फोलिपिड होता है। अच्छा, कहाँ पे बनता है ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारी बॉडी में, हमारे सेल में? कौन बताएगा? सानिया बताएगी। सानिया, आवाज नहीं आ रही। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन सानिया कहाँ बनते हैं सेल में? हाँ करेक्ट, गोल्गी में बनते हैं, है ना ग्लाइकोलिपिड्स एंड, अरे वो हमने पढ़ा भी तो था जब हम पढ़ रहे थे कि ईआर से आए लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तभी तो मैंने आपको बताया था वो मॉडिफाई करते हैं। प्रोटीन में आपने कार्बोहाइड्रेट लगाया तो बन गए ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड में आपने कार्बोहाइड्रेट अटैच किया तो बन गए ग्लाइकोलिपिड्स। वी हैव डिस्कस दैट इन द क्लास।
बोल। ग्लाइकोलिपिड और मैंने आपको बोला ना मॉडिफिकेशन भी तो कर रहा है। प्रोटीन और लिपिड अभी तो बोला, एक प्रोटीन और लिपिड ईयर से बने, उसमें मॉडिफिकेशन कर दी। ग्लाइको नहीं, सरकास्टिकली क्यों बोलूंगी यार, डरती हूँ मैं तुम लोगों से पूरा। हाँ, और क्या, यही तो काम रह गया मेरे को तुमसे डरना। हाँ, एक और चीज आपको मिलेगी, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, कई बहुत ज्यादा नहीं, कुछ कुछ क्या मिलते हैं यहाँ पे इसे, कोलेस्ट्रॉल। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें और क्या मिलता है, हमें मिलता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी अगर हम बोले ना, यहाँ पे मैं बनाऊं तो कोलेस्ट्रॉल भी अगर आप देखोगे जस्ट लाइक फॉस्फोलिपिड, उसका भी एक हेड और टेल रीजन होता है। हेड रीजन जो होता है हाइड्रोफिलिक होगा, और उसका भी टेल रीजन जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ये आपको याद रखना है। सेल सरफेस में, सेल इन एनिमल सेल में ये लिख लो प्लीज, एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड लगभग लगभग इक्वल होते हैं एनिमल सेल की मेम्ब्रेन में, लिखो एक जगह कहीं। एनिमल सेल मेम्ब्रेन हैज ऑलमोस्ट as much cholesterol as phospholipid. As phospholipid. Cholesterol as much as, अच्छा, has almost as much cholesterol as phospholipid. Next लिखेंगे, cholesterol is less common in plant cell membrane and it is absent in prokaryotic cell membrane. एनिमल सेल में कोलेस्ट्रॉल भर भर के होता है, प्लांट सेल में बहुत कम होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोलेस्ट्रॉल होता ही नहीं है। देखा है, देखो अब क्या, अभी तो बोला प्लांट सेल मेम्ब्रेन, या कोलेस्ट्रॉल इज लेस कॉमन इन प्लांट सेल मेम्ब्रेन, या प्लांट सेल मेम्ब्रेन हैज वेरी लेस कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। कैमरा मत ऑन करा करो तुम, ठीक है, गलती से भी कभी। लिखेंगे लो टेम्परेचर पे कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी इंक्रीज कर देता है। hence preventing it to become टू रिजिड। भाई अच्छा याद भी ना रखो, लो टेम्परेचर का मतलब क्या है, लो टेम्परेचर का मतलब है सर्दी हो गई, जब बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, जम जाता है ना कोई भी चीज, उसकी फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल मेक श्योर करता है कि फ्लूइडिटी कम ना हो, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या ना करे, रिजिड ना हो जाए। ये काम आपके कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल इस चीज में रोल प्ले करेगा। ठीक है, ये भाई वही प्रिवेंट करता है क्लोज पैकिंग फॉस्फोलिपिड की। उसके अलावा एक सेल सिग्नलिंग है, वो हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आता है सेल सिग्नलिंग करके। हमारे कोर्स में जो आता है ना वो डिफ्यूजन आता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये हमारे में आता है। एंड वही सोल्यूशन वाला तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। बस आपका एक ही टॉपिक रह गया, वाटर पोटेंशियल, शायद आप लोगों ने, नहीं 11th में तो नहीं है 11th बायो में, केमिस्ट्री में तो है, बायो में नहीं है ना, मैं जब स्कूल में थी तब था वाटर पोटेंशियल। तो आपकी ये जो कैम्ब्रिज वाली बुक है ना उसमें पढ़ोगे, बट क्वेश्चंस में ये नहीं आता है वाटर पोटेंशियल। अगर आपकी बॉटनी होती तो ज्यादा आता, वाटर पोटेंशियल नहीं आएगा। बस आपका डिफ्यूजन बचा है, ऑस्मोसिस बचा है, नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस।
अगली क्लास में ना तुमको वो देती हूँ, अगली क्लास से पहले संडे को ही आप लोग को सारे टेस्ट, गूगल फॉर्म्स एंड नोट्स देती हूँ, फिर मिलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोसिस करेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास से पहले कौन गया क्लास छोड़ के? हर्षप्रीत क्लास छोड़ के चला गया, छोड़ो। प्रॉब्लम ये है कि फिर डांट नहीं सकते बच्चों को, चलेगा नहीं दिन में तो मैं लगा दूँ, नहीं सलोनी? हाँ लगा देती हूँ मैं, फिर लोग। तो नेक्स्ट क्लास से पहले आई विल सेंड यू अ टेस्ट ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, प्रिपेयर करना, आप लोग प्रिपेयर करके रखना। 40 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, नेक्स्ट क्लास से पहले मैं आपको वो सेंड करूंगी। संडे को मैं नोट्स और बाकी गूगल फॉर्म सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? ट्यूसडे, आज क्या है? थर्सडे है ना, तो सैटरडे, सैटरडे को आपका माइटोसिस मियोसिस का टेस्ट है भाई, पढ़ के आना सभी के सभी। 3 बजे क्लास होगी तो 2:30 बजे टेस्ट होगा, याद रखना। बाय, मिलते हैं। हाँ बेटा। वो जो मेरा टेस्ट था